हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए बीएनए से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सुन एज अबेटर हैज इंस्टिगेटेड अनदर टू कमिट एन ऑफेंस। सेकंड है, पर्सन इंस्टिगेटेड हैज डन सम ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। थर्ड है, ऑफेंस अबेटेड हैज बीन कमिटेड। एंड लास्ट है बोथ बी एंड सी। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में बोला गया दुष्प्रेरण पूर्ण क्या है, जैसे ही दुष्प्रेरक ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया। सेकंड, उकसाए व्यक्ति ने कोई ऐसा दृश्यमान कार्य अपराध कारित करने हेतु किया। तीसरा, दुष्प्रेरित अपराध कारित हो गया। एंड लास्ट है उपर्युक्त बी एंड सी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ए प्रीस्ट knowingly officiates a bigamous marriage, A is guilty of। पहला ऑप्शन कॉन्स्पिरेसी, सेकंड अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, थर्ड अटेम्प्ट टू बाइगेमी एंड लास्ट है अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग। हिंदी में ए की पुजारी जानते हुए भी एक व्यक्ति का दूसरा विवाह संपादित कराता है। अदोषी है षड्यंत्र का, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का। थर्ड है हमारा ध्रुव विवाह के प्रयत्न का। एंड लास्ट है साक्ष्य सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। स्टेप्स बी, डी रिकवर फ्रॉम द वुंड। ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट अटेम्प्ट टू मर्डर, इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट ग्रीवियस हर्ट या नो ऑफेंस। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। ए बी और डी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी इस उकसाई पर डी को चाकू मार देता है। डी घाव से स्वस्थ हो जाता है। यहाँ ए दोषी है। पहला ऑप्शन बी को हत्या करने के लिए उकसाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, बी को हत्या का प्रयास करने के लिए उकसाने के लिए। थर्ड है बी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए। एंड लास्ट है कोई अपराध नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टिगेट बी टू कमिट मर्डर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, द प्रेजेंस ऑफ अबेटर व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड इज प्रोवाइडेड इन BNS अंडर। यानी कि प्रेजेंस ऑफ अबेटर ये कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 55, 53, 56, 54। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? तो अब हमारा BNS का सेक्शन 54 हो चुका है, प्रेजेंस ऑफ अबेटर, जो कि हमारा पहला IPC में था 114। ठीक, 114A ये हमारा IPC का पहले क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच प्रोविजन ऑफ BNS पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। कौन सी धारा में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है? सेक्शन 61, 61A, 62 या 62A। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में डिफाइन करी गई है, वहां पनिशमेंट के प्रावधान भी दी गई है, तो सेक्शन 61। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इनमें से कौन सा केस नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के लिए फेमस है? पहला विनायक दामोदर सावरकर केस, दूसरा बाल गंगाधर तिलक केस, तीसरा मधु लिमायस केस एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है विनायक दामोदर सावरकर केस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। अब 7th क्वेश्चन हो गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर BNS प्रिपरेशन ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल। यानी कि इन अपराध में से कौन सा ऐसा अपराध है जिसके अगर हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो ऑफेंस होता है, अपराध होता है। पहला मर्डर, दूसरा डाउरी डेथ, तीसरा वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट है हमारा थेफ्ट। यानी कि पहला अपराध है हत्या, दूसरा दहेज हत्या, तीसरा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या चोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने का षड्यंत्र करना, वो हमारी प्रिपरेशन में भी पनिशेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एनी सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी हाइड इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ हर हेल्प आफ्टर द डेजर्शन देन। यानी कोई इंडियन सोल्जर है जिसने डेजर्शन कर दिया है और उसकी वाइफ उसको बचा रही है अपने घर में छुपाकर, तो यहाँ पर वाइफ ने क्या अपराध करा है वो पूछा हुआ है। यहाँ पे बोला गया है हिज वाइफ विल नॉट बी लायबल फॉर हार्बरिंग।
बी में है हिज वाइफ विल बी लाइबल फॉर हार्बरिंग, थर्ड में है हिज वाइफ विल बी लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन, एंड लास्ट है हिज वाइफ विल बी लाइबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ रिड्यूस अ सोल्जर फ्रॉम हिज ड्यूटी। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हिंदी में। उसकी पत्नी अभिहत्याजक को साक्ष्य देने के लिए अपराध की दायी नहीं होगी। दूसरा है उसकी पत्नी अभियाजक को साक्ष्य देने के लिए अपराध की दायी होगी। तीसरा है उसकी पत्नी अभित्याग के अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दायी होगी। एंड लास्ट है उसकी पत्नी एक जवान को अपने कर्तव्यों से विचलित करने के लिए अपराध की दायी होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी पत्नी अभित्याजक को संशय देने के लिए अपराध की दायी नहीं होगी। क्योंकि हार्बरिंग वैसे तो अपराध की श्रेणी में आता है, परंतु अगर वाइफ हस्बैंड को हार्बर कर रही है, हस्बैंड वाइफ को हार्बर कर रहे हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म अनलॉफुल असेंबली मीन्स, यानी अनलॉफुल असेंबली से हम क्या समझते हैं? असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। दूसरा असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन आर्म्ड विद लिथल वेपन्स। थर्ड हो गया असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्राइम। एंड लास्ट है असेंबली ऑफ मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स हैविंग कॉमन इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव। दूसरा है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का घातक हथियारों के साथ जमाव। तीसरा है अपराध कारित करने के लिए समान उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। एंड लास्ट है अपराध कारित करने के समान आशय से कम 2 व्यक्तियों का जमाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपराध कारित करने के लिए समान उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। क्वेश्चन नंबर 10, for an assembly to be unlawful it must have a common object of the kind specified at, यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए जो हमारा सामान्य उद्देश्य है वो कहां पर परिभाषित है, कहां पे बताया गया है? सेक्शन 189 में, 190 में, 191 या 192? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेक्शन नंबर 189। 189 में ही हमें ऑब्जेक्ट्स यानी कि उद्देश्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी अनलॉफुल असेंबली के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल तत्व नहीं है? ठीक है, 5 और मोर पर्सन, दूसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट, तीसरा है कॉमन इंटेंशन, एंड लास्ट है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी और मोर ऑफ द लीगल प्रोसेस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है कॉमन इंटेंशन, यानी अनलॉफुल असेंबली में हमें सामान्य उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य तो चाहिए पर जो हमारा सामान्य आशय है वो नहीं चाहिए, यानी कॉमन इंटेंशन नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by a member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राइटिंग, दूसरा एफ्रे, तीसरा सेडेशन, एंड लास्ट है नॉन ऑफ दीज। यानी कि पहला ऑप्शन बलवा का, दूसरा है दंगे का, तीसरा राजद्रोह का, एंड लास्ट है हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है बलवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन एक्चुअल फोर्स ऑफ वायलेंस मस्ट बी यूज्ड, दूसरा मेयर शो ऑफ फोर्स इज सफिशिएंट, तीसरा है मेयर पोजेशन ऑफ डेडली वेपन इज सफिशिएंट, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। बलवे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लगाई गई हो, दूसरा बल का प्रदर्शन मात्र पर्याप्त है, तीसरा खतरनाक हथियार को कब्जे में रखना मात्र पर्याप्त है, एंड लास्ट उपयुक्त सही। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट है वास्तविक बल अथवा हिंसा प्रयोग में लाई गई है, तो वो हमारा बलवा कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट ट्रू। तो ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिर हमें करेक्ट ऑप्शन देना है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइटिंग एंड एफ्रे हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 146 एंड 159 ऑफ आईपीसी रेस्पेक्टिवली।
दूसरा राइटिंग मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस, एफ्रे मे बी कमिटेड इन एनी प्लेस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 2 ही समझ में आ रहा है कि राइट जो दे रखा है इन्होंने कि पब्लिक प्लेस में होना जरूरी है, बट साथ ही साथ यहाँ पे दे दिया है एफ्रे, कहीं पे भी हो सकता है। तो कहीं पे भी मतलब हो गया कि पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस पे भी, बट एफ्रे के लिए प्राइवेट प्लेस पे होना जरूरी नहीं है, वो होगा तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्म्ड विद डेडली वेपन्स टू कमिट रॉयट पनिशेबल अंडर सेक्शन BNS। कौन से सेक्शन में पनिशेबल है? सेक्शन 189 क्लोज 3, सेक्शन 190 क्लोज 3, सेक्शन 191 क्लोज 2 या सेक्शन 191 क्लोज 3? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 191 क्लोज 3 में हमें पनिशमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, distinction between clause section 3 clause 5 and section 190 BNS has been authoritatively expounded by the Supreme Court। यानी कि आपके कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में जो डिस्टिंक्शन है वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताई गई थी? पहला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज, दूसरा है गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड लास्ट है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये हमारा जो लास्ट केस है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें डिफरेंसेस के बारे में बात करी गई थी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, A and B quarrel and fighting during cinema in a cinema hall, they are guilty of writing affray assault criminal intimidation। यानी कि A और B सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए उनके बीच में हो गई लड़ाई, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? पहला बलवा, दूसरा हमला, तीसरा दंगा और लास्ट है हमारा आपराधिक अभित्रास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा दंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, A private doctor running his own clinic refuses to provide medical treatment to B, a victim of acid attack, A is liable under which one of the following section of BNS। यानी कि एक डॉक्टर था जो अपना क्लिनिक चला रहा था, वहां पे एक पेशेंट आया जिसपे एसिड अटैक हुआ और डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी धारा में उस डॉक्टर को पनिशमेंट दी जाएगी। पहला है सेक्शन 198, दूसरा है सेक्शन 199, तीसरा है सेक्शन 200 एंड लास्ट है हमारा सेक्शन 201। तो ऐसे केस में जो हमारा सेक्शन 200 है ये अपना अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 200 में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी डॉक्टर को जिसने मना किया था कि हम आपका इलाज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द मेंस रिया रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100 ऑफ BNS। यानी कि सेक्शन 100 बात करता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड में मेंस रिया में कौन कौन से एसेंशियल्स हमें चाहिए? पहला इंटेंशन, दूसरा नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है इंटेंशन और नेग्लिजेंस, तीसरा है इंटेंशन और रेकलेसनेस, लास्ट है नेग्लिजेंस और मेलिस। इसको हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आशय अथवा ज्ञान, दूसरा है आशय अथवा उपेक्षा, तीसरा है आशय अथवा उतावलापन एंड लास्ट है उपेक्षा अथवा विद्वेष। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ना आशय अथवा ज्ञान, यही करेक्ट ऑप्शन है जिसमें हमें इंटेंशन की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ BNS कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब इज नॉट होमिसाइड। ठीक, कौन से एक्सप्लेनेशन में बताई गई है जहां पर यह बोला गया कि अगर मां के गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 सेक्शन 100 का या स्पष्टीकरण नंबर 2 सेक्शन 100 का, स्पष्टीकरण नंबर 3 सेक्शन 100 का या स्पष्टीकरण नंबर 4 सेक्शन 101 का। तो याद रखिएगा स्पष्टीकरण नंबर 3 सेक्शन 100 का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे अ प्रीस्ट बीट्स अ बॉय फॉर क्योरिंग हिम फ्रॉम इविल स्पिरिट, द बॉय डाइज, जे इज। पहला ऑप्शन नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस, सेकंड है लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, थर्ड है एंटाइटल टू द डिफेंस ऑफ गुड फेथ एंड लास्ट है लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जय एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है किसी अपराध का दोषी नहीं है, दूसरा ऑप्शन है हमारा
वह सदोष मानव वध का दोषी है। तीसरा है वह सद्भाव का बचाव कर हकदार है। एंड लास्ट है वह हत्या के प्रयास का दोषी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट है ऑप्शन है वह सदोष मानव वध का दोषी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, X and Y are at quarrel. It develops into a fight in which both suffer bodily injury. However, Y suffer more grievous hurt and dies after 3 days in hospital. X will be liable for, यानी कि A और B के बीच में एकदम से लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि A को ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट पहुंच गई, घोरोपत्ति कुछ ज़्यादा ही पहुंच गई, और हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट कराया गया तो 3 दिन बाद उसकी हो गई मृत्यु। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि X ने क्या अपराध किया है। पहला ऑप्शन कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, दूसरा मर्डर, तीसरा कल्पेबल होमिसाइड एंड लास्ट है नो ऑफेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें कल्पेबल होमिसाइड। तो एक्स ने कल्पेबल होमिसाइड कारित किया है। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अगेन एक ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। सेकंड है ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर। थर्ड है इंटेंशनल टू किल इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज। एंड लास्ट है अंडर सेक्शन 299 क्लॉज सी एन एक्ट विद नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सभी हत्याएं आपराधिक मानववध है लेकिन सभी मानववध हत्या नहीं है। सेकंड है सभी आपराधिक मानववध हत्याएं हैं। थर्ड है हत्या करने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता। एंड लास्ट है बीएनएस की धारा 299 सी की तहत कार्य उस ज्ञान से किया हो तो उस कार्य को द्वारा मृत्यु कारित। यहाँ पे ये सेक्शन 299 नहीं है, यहाँ पे सेक्शन दे रखा है ये 100, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया ये। सेक्शन 100 क्लॉज सी के तहत कार्य उस ज्ञान से कारित हो कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सभी आपराधिक मानववध हत्याएं हैं। तो ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन था जो हमें गलत बताना था, तो गलत है हमारा ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके बीएनएस के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।